आज पूरे देश भर में लगभग 23 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो अपने आंखों में डॉक्टर का सपना लेकर नीट का एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं सरकारी कॉलेज की सीट की बात करूं तो लगभग 57,000 सीट है और सभी बच्चे सरकारी कॉलेज के सीट के लिए यानी सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए मेहनत करते हैं। हमारे साथ बोल्टा क्लासेस के डायरेक्टर समीर सर हैं। बोल्टा क्लासेस से हर साल जो बच्चे हैं वो एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं। तो मैंने सोचा कि इनसे चर्चा किया जाए कि बच्चों का इस बार कितना नंबर होगा कि वो बच्चे जो हैं वो नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, एमबीबीएस जिन बच्चों को डॉक्टर बनने का सपना है वो डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे साथ समीर सर हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज लगभग 23 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो नीट का एग्जाम दे रहे हैं। अप्रॉक्स कितना नंबर होना चाहिए जो बच्चे सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, अभी तो हम लोग प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं कट ऑफ के लिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लगातार जो है कट ऑफ बढ़ते रहा है। कट ऑफ भी दो तरह का होता है। एक तो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो अराउंड आपका 150 के अराउंड ही आ जाता है, और दूसरा वो कट ऑफ मार्क्स हम लोग जिस कट ऑफ मार्क की आप बात करने वाले हैं वो नंबर जो बच्चा अगर पा जाए तो इंडिया में किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाए, तो वो कट ऑफ लगातार हर साल बढ़ता रहा है। और लास्ट ईयर तो बिल्कुल हद पार हो गई, 650 अराउंड कट ऑफ गया, लगभग 647 646 तक जाके, और सारे सीट जो है वो फिल हो गए, भर गए, और बच्चे वहाँ पे एडमिशन ले पाए एमबीबीएस में। उससे कम मार्क्स पाने वाले बच्चे नहीं हो पाए, जो कि तकरीबन 90% या उससे ऊपर मार्क्स चाहिए थे। और एक नेगेटिव मार्किंग वाले टेस्ट में इतना हाई स्कोर कर पाना ये बहुत ही टफ टास्क है, बहुत मुश्किल काम है। हालांकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से लगते हैं। मैंने देखा है बच्चों को पढ़ते हुए, यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी में मेरे सामने बैठ के बच्चे कितना मेहनत करते हैं मैंने देखा है। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करेंगे और उसमें से काफ़ी बच्चे सफल भी होंगे। हालांकि टेस्ट बहुत टफ है, लगभग 2-2.5% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इस साल के अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो इस साल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे उम्मीद किया जा सकता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है कि घट जाए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। वो ये है कि जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते थे 4 सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस आते थे, 50 में से 45 क्वेश्चंस बच्चों को करने होते थे, 5 क्वेश्चन छोड़ देना होता था। तो वो एक फैक्टर ख़त्म हो गया इस साल से। हर सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस ही आएंगे, टोटल 180 क्वेश्चंस आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन उनको करने होंगे। तो इससे उम्मीद है कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन एग्ज़ाम का जो टफनेस है, जो उसका लेवल है, वो अभी भी उसी तरह से बना रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि इस साल अगर थोड़ा बहुत भी नीचे आया तो 620-630 के अराउंड कट ऑफ आ सकता है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है। बाकी इसके अलावा अगर एमबीबीएस की बात छोड़ दें तो दूसरे कोर्सेज जैसे BA-MS है, BUMS है, BHMS है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, तो इनके लिए भी बच्चे नीट के एग्ज़ाम से एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो बच्चे चाहें तो इनके लिए अगर क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हैं तो इन कोर्सेज़ को भी ऑप्ट कर सकते हैं वो। इसके साथ जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं। वो अलग अलग कॉलेज अपनी क्राइटेरिया बना के रखे हुए हैं कि हम किस तरह से बच्चों को एडमिशन लेने वाले हैं, या काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं तो कितने रैंक तक जा सकते हैं। तो ये पूरा सिनारियो है नीट का। अच्छा समीर सर, देखा जाए तो तमाम सारे 23 लाख लगभग अभ्यर्थी जो हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। सबका सपना है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बने, काफ़ी मेहनत करते हैं। अभी आप बताएं कि आपकी लाइब्रेरी में बच्चे जो 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ते हैं एग्जाम से पहले। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं या गलत कदम उठा लेते हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या उनके परिवार के या उनके माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे, ताकि सभी माँ बाप का सपना ये होता है कि मेरा बच्चा 2 साल 3 साल नीट का तैयारी कर रहा है, नहीं हुआ है, वहाँ से वो अपने बच्चों को नहीं तो उस लाइन से निकाल देते हैं, या फिर बच्चा ही खुद गलत कदम उठा लेता है। तो उन बच्चों को क्या आप संदेश देंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं बोलूँ तो मुझे जिस फील्ड में मैं हूँ, मुझे सबसे बड़ा डर यही सताता है कि बच्चे कहीं डिप्रेस ना हो जाएं। और बच्चों को समझाना, जो बच्चे सफल हो गए ठीक है, जो बच्चे कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, बहुत मेहनत किया है, काफ़ी टाइम दिया है, उन बच्चों को समझाना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ये चीज़ डिस्कस करना चाहिए, और मैं जितना हो सकता है अपनी तरफ से मैं करता हूँ। हर साल जब हमारे टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होता है, अभी आज संडे है, आज नीट का एग्ज़ाम है, लास्ट संडे हमारा आखिरी टेस्ट था। हर साल आखिरी टेस्ट में, टेस्ट के बाद से बच्चों के साथ बैठकर और इसी बारे में बात होती है
जिससे कि बच्चे ये समझ पाएँ कि हाँ, ये एग्ज़ाम ही हमारी ज़िंदगी नहीं है, इसके अलावा भी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो ऐसे बच्चों को मैं कुछ संदेश देता हूँ वहाँ पर, और आज मौका मिला है आपके मंच से, तो मैं चाहूँगा कि देश का हर बच्चा इस संदेश को सुने। 3 बातें मैं बताऊँगा बच्चों को। पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे ध्यान रखें हमेशा कि कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी इंसान, वो आपके टैलेंट का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है। आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने काबिल हैं, आपकी काबिलियत क्या है, ये कोई भी एग्ज़ाम निर्धारित नहीं कर सकती है, और ना ही कोई इंसान निर्धारित कर सकता है। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप कितने काबिल हैं या नहीं हैं, ये मैं सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता हूँ, और मैं दे भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान स्पेशल है। उसके अंदर क्या है वो खुद जानता है, और वो एक न एक दिन निकल के आता है। तो जो मेहनती बच्चे हैं वो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें कि कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी इंसान मुझे मेरी काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बहादुर व्यक्ति है, जो योद्धा है, जो लड़ाका है, जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ये कभी हारते नहीं हैं। या तो ये जीतते हैं या ये सीखते हैं, या तो जीत जाएगा या सीख जाएगा। तो हर साल आप कुछ ना कुछ सीखें हैं। एग्ज़ाम निकल जाना, नहीं निकल जाना, ये बिल्कुल अलग बात है। आपने पूरे साल जो मेहनत किया है, पूरे साल जो सीखा है, वो मायने रखता है, और वो आपको ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने कुछ सीखा और वो आपको काम ना आए। तो ये बच्चों को दूसरी बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और तीसरी बात, बिल्कुल मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है अपने माँ बाप का। बच्चे मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर उनके ऊपर प्रेशर है तो अपने माँ बाप के सपनों का। और जब एग्ज़ाम के बाद से उन्हें लगता है कि मेरे माँ बाप के सपने टूट गए, तो वो बहुत दुखी होता है। और माँ बाप भी उनसे बात नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स भी उनसे बात नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स को भी बात करनी चाहिए। और मैं खुद बता दूं बच्चों को कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से, पूरे दिल से और ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि आपके माँ बाप एग्ज़ाम से पहले आपसे जितना प्यार करते हैं, एग्ज़ाम के बाद भी वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्ज़ाम के बाद अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं या एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं तो आपके माँ बाप का प्यार कम हो जाएगा या उनका सपना टूट गया तो वो दुखी हो जाएंगे। मैं हर साल हज़ारों गार्जियन से अपने ऑफिस के अंदर मिलता हूँ। गार्जियंस बहुत सारे आते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, साथ में डांटते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं। कुछ गार्जियन इस हद तक आ जाते हैं कि तुम्हारे ऊपर मैंने कितना पैसा बर्बाद किया, तुमने कुछ नहीं किया। बच्चे को बहुत हर्ट होता है, दिल को लगता है। लेकिन जब वो बच्चा यहाँ से ऑफिस से चला जाता है क्लासरूम के अंदर, उसके बाद जब मेरी उनके माँ बाप से बात होती है तो वो चिंतित होते हैं उसके फ्यूचर के लिए। वो उनके समझाने का तरीका है, उनके डांटने का तरीका है। वो सिर्फ इसलिए डांट रहे हैं ताकि आप समझें उस चीज़ों को और आप कामयाब हो जाएं। वो उनके डांटने का तरीका है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं। तो बच्चों को हमेशा, मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट कर दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपके माँ बाप जितना मोहब्बत आपसे करते हैं, एग्ज़ाम के बाद भी वो उतना ही मोहब्बत करते हैं। ये मैं भरोसा दिलाता हूँ, मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो बिल्कुल भी इस चीज़ का प्रेशर ना लें कि मेरे माँ बाप का सपना टूट गया या मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो आपसे प्यार करते थे और प्यार करते ही रहेंगे। तो ये 3 मैसेज है। अगर ये बच्चा अपने दिमाग में बैठा ले तो वो, मुझे नहीं लगता है कि कभी वो कुछ गलत सोच सकता है। वो आगे और मेहनत करेगा, अपना फील्ड चुनेगा। अगर उसको रिपीट करना है, उसके अंदर जज्बा है कि हाँ कुछ कदम दूरी पर हैं और अब हम इस चीज़ को पार कर लेंगे, तो वो दोबारा मेहनत करेगा। अभी आपने एक चीज़ बताई कि हम कौन होते हैं आपको सर्टिफिकेट देने वाले, एग्ज़ाम ही सब आपकी ज़िंदगी नहीं होती है। इस पे अभी कुछ दिन पहले एक फ़िल्म आई थी 12th फेल, शायद आपने देखी होगी। मैंने भी उस फिल्म को देखा था कि एक जो इस टाइम वो IPS अधिकारी हैं और वो 12th में फेल हो जाते हैं, फिर UPSC क्रैक करते हैं। 3-4 बार लगातार वो परिश्रम करते हैं, उसके बाद वो UPSC जो है वो क्रैक करके अभी IPS अधिकारी हैं वो। तो ऐसे कुछ फिल्म का नाम अगर आपके जहन में हो तो बच्चों को सजेशन कर सकते हैं कि उससे बच्चों को मोटिवेशन मिल सके, ताकि वो बच्चे धैर्य बना के रख सकते हैं कि चलो ठीक है, इस बार नहीं हुआ, हम मेहनत करते हैं, अगली बार हो जाएगी, उसके अगली बार हो जाएगा। मेरे पास फिल्म के नाम नहीं है, मेरे पास सच्ची घटनाएं हैं और मेरे साथ के घटनाएं हैं। आप अगर मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे होंगे या आसपास के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होंगे तो वो जानते होंगे उन नामों को। फैज़ान अहमद 2022 में नीट में सेलेक्ट हुआ वोल्टा क्लासेस से।
वो 2020 में 12th फेल करके आया था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। और जब वो आया यहाँ पर, उसको अपने चैप्टर्स तक के नाम नहीं याद थे कि मैंने कौन से चैप्टर पढ़े हैं। नीट का भी एग्ज़ाम उसी साल उसने अपियरिंग में दिया था। नीट में तकरीबन 200 नंबर थे, 200 से 205 के बीच में अपियरिंग के साथ। 12th में फेल था, उसकी भी तैयारी कर रहा था। कंपार्टमेंट दिया, कंपार्टमेंट में भी फेल हो गया। फिर 2021 में जब कोविड के वजह से सभी बच्चों को पास कर दिया गया, तो उस चक्कर में वो पास हो गया। उस बच्चे ने जब मेहनत किया, 1 साल हमारे साथ रहा, मेहनत किया, फर्स्ट ड्रॉप लेने के बाद से फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका 500 समथिंग आया। एक अपेयरिंग में 200 समथिंग आया था, उसके बाद से 500 समथिंग आया, 500 से 505 के बीच में, एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं आ रहा। फिर उसके बाद फिर से उसने रिपीट किया और 635 मार्क्स लेके आया 2022 के एग्ज़ाम में, और MBBS वो कर रहा है। तो ये सच्ची घटना है, ये कोई फिल्म नहीं है। बच्चे ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से टूट गए, फील्ड बदल रहे हैं, कभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, कभी बायो पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है करे क्या। वैसा बच्चा भी नीट निकाला हुआ है, आसिम खान। ये 2023 में हमारे वोल्टा क्लासेस से ही नीट में सेलेक्ट हुआ, और उस बच्चे ने मैथ्स से PCM 12th पास किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। फिर उसके गार्जियन को लगा कि नहीं, बच्चे को बायो पढ़ना चाहिए। गार्जियन के प्रेशर से फिर उसने बायो पढ़ा। फिर उसके बाद से कुछ कंडीशंस ख़राब हुए, फिर वो दोबारा मैथ्स पढ़ने लगा। जब मुझसे मिला तो उस समय वो BE या BTech के लिए कोई फॉर्म भरने वाला था। मैंने पूछा कि यार, मैंने तो सुना था तुम बायो पढ़ रहे हो, गार्जियन से हमारे जाते थे तुम बायो पढ़ो। तो बोला कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे। फिर उसने मेहनत किया, 3 साल मेरे साथ लगा रहा, और तीसरे साल में उसने क्वालिफाई किया। आज वो MBBS कर रहे हैं, सेकेंड ईयर लगभग ख़त्म हो गया। तो ऐसी घटनाएं हैं हमारे पास, हम कहानियाँ क्या सुनेंगे। ये सब आप अपने आंखों में आपने आंखों से देखे हैं, आंखों से देखा उन है, बच्चों को आप खुद ही तैयार कराए हैं। तैयार कराया हूँ मैं। अच्छा, अभी 12th का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पास कर चुके हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें आगे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैथ से क्वालिफाई किए हैं इंटर, बहुत सारे बायो से क्वालिफाई किए हैं। उन सभी बच्चों को आप क्या निर्देश देना चाहेंगे? अपने डिसीजन को नहीं ले पाते हैं, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो या खुद वो डिसीजन न ले पाते हों। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप का सपना होता है कि नहीं, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो माँ बाप के प्रेशर में आके वो डॉक्टरी फील्ड में आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? अभी ये जो माँ बाप का प्रेशर वाला है, इस टाइम पे फिल्मों में दिखाकर और बहुत तरीके से इस चीज़ को लगभग ख़त्म कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि माँ बाप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं इस टाइम पे, कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। अब इस समय एक चर्चा ये चलती है कि बच्चे को वो करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि बच्चे को वो करना चाहिए जिसमें उसका टैलेंट हो। मेरा इंटरेस्ट अगर क्रिकेट में है, और आज के दिन मैं सोचूं कि मैं अपना जी जान लगा दूंगा और मैं क्रिकेटर बन के रहूँगा, मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूँगा, मैं नहीं खेल सकता हूँ। वो सच्चाई है। मुझे टैलेंट अपना देखना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। कोई बच्चा फील्ड में अच्छा कर सकता है, कोई बच्चा ऑफिस में अच्छा कर सकता है, किसी को बाहर घूमने का शौक़ होता है, वो फील्ड में बहुत टॉप तक पहुँचता है। किसी को बाहर घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप उसको फील्ड में लगाइए, वो फील्ड में कुछ नहीं कर सकता है, वो ऑफिस में बैठे करेगा। इसी तरह से हमारे करियर ऑप्शंस भी हैं। हमको देखना चाहिए कि हमारी काबिलियत क्या है। हम मेडिकल में अच्छा कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में अच्छा कर सकते हैं, हम कॉमर्स में अच्छा कर सकते हैं, हम आर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, मैं अच्छा अधिकारी बन सकता हूँ। ये उसके नेचर के अंदर होता है और नेचर बदलता नहीं। और जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम हो गए, मेडिकल हो गए, CA वाले एग्ज़ाम हो गए, ये सारे एग्ज़ाम उसी पैटर्न पे डिज़ाइन भी किए गए। मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में हूँ और इसी पर मैं ज़्यादा बात करता हूँ, तो मैं इसमें एक एग्जांपल आपको बता दूँ। मेडिकल में नीट जो एग्ज़ाम होता है, नीट एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चंस आते हैं, 180 मार्क्स होते हैं। और 180 क्वेश्चंस को करने के लिए 180 क्वेश्चंस हैं और 180 मिनट्स हैं, मार्क्स 720 हैं। तो 180 क्वेश्चन करने के लिए आपको 180 मिनट मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। और उसमें भी आपको OMR फिल करना है, बीच में इन्विजिलेटर हैं वो डिस्टर्ब करेंगे। तो कायदे से देखा जाए तकरीबन 40-45 सेकंड एक क्वेश्चन को करने के लिए मिलता है, और उसके अंदर बच्चे को एक्यूरेटली इतने हाई स्कोर तक जाना है। डॉक्टर बनने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब डॉक्टर बन के जाओगे और आपके सामने एक मरीज़ खून बहाता हुआ आएगा, तो आपको कम टाइम में
बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लेना है। आपके पास टाइम नहीं है, आप सोच नहीं सकते हैं कि चलो एक मीटिंग बैठा लेते हैं और आधे घंटे तक हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको ऑपरेशन करना है नहीं करना है। वो जो पेशेंट आया है, इंस्टेंटली आपका दिमाग काम करना चाहिए, तुरंत उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है और 100% सही डिसीजन लेना है, उसके जान का सवाल है। वहीं पर जब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होते हैं, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में 30 मिनट्स आपके 180 मिनट्स के अंदर आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन करना है। जेई मेन के एग्ज़ाम में, जेई एडवांस के एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं, आपको 3 घंटे के अंदर 17 क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं, फिर 3 घंटे के अंदर 17 क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं। उसमें भी कट ऑफ इतना लो जाता है। उनका क्या दिया जाता है, टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक एक क्वेश्चन करने में आपका बिल्कुल दिमाग के सारे पुर्जे हिल जाएं, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको कट ऑफ कम है लेकिन क्वेश्चंस करो, टाइम ले लो लेकिन क्वेश्चन करो। ये इंजीनियरिंग वालों को इस तरह से टेस्ट लिया जाता है। क्यों? उन्हें एक ऐसे काम के लिए तैयार किया जा रहा है जिसमें वो भले ही टाइम ले ले लेकिन उसको वो काम करके देना है। अगर इसरो में एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है, वो चाहे तो एक मिसाइल बनाने के लिए, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए 2 साल का समय ले ले, उसको वो 10 बार फेल कर दे। प्रोजेक्ट आपका तैयार हुआ, टेस्टिंग करने गए, फेल हो गया, दोबारा बनाइए। आप 2 साल का टाइम ले लीजिए, 3 साल का टाइम ले लीजिए, लेकिन प्रोजेक्ट बनना चाहिए। उसके पास टाइम है, टफ टास्क है, मुश्किल है, करना है। तो वो एग्ज़ाम भी हमने उसी तरह का डिज़ाइन किया। इसी तरीके के सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और बच्चे को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मैं तेज़ी से डिसीजन ले पाता हूँ? क्या मैं फील्ड में रह के अच्छा फील करता हूँ? क्या मैं गेम में अच्छा फील करता हूँ? गेम में सिर्फ अच्छा फील नहीं करना है, क्या मैं उस गेम को खेल भी कर पाता हूँ? मैं उस चीज़ में नेचुरल हूँ कि नहीं हूँ? तो अपने टैलेंट के हिसाब से हमको सोचना चाहिए कि मेरा टैलेंट किस में है और मैं उसके हिसाब से अपना करियर चूज़ करूँ। तो ये 12th या 10th पास जो बच्चे हैं, सब उन सबों के लिए ये मैसेज रहेगा। 10th पास बच्चे जो हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो है। अगर आपने 10th पास किया है, आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप PCM में जा सकते हैं, PCB में जा सकते हैं, बायो में जा सकते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप आर्ट्स में जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 10th पास करने के बाद से 11th में कॉमर्स ले लिया, 11th में आर्ट्स ले लिया और 12th पास करने के बाद उसे ऐसा लगा कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, वो कुछ नहीं कर सकता है। अब उसने 12th में कॉमर्स ही है उसका, तो कॉमर्स या आर्ट्स में जा सकता है। अगर कोई 11th में आर्ट्स ले लेता है और आर्ट्स लेके उसने 12th पास कर लिया, कल को उसे लगे कि 12th पास करने के बाद मैं कॉमर्स में जाता तो कितना अच्छा रहता, मैं अकाउंटिंग अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन वो नहीं जा सकता है। तो अगर हम इस तरह से अपना फील्ड चूज़ कर रहे हैं तो हम अपने आप को लिमिटेड कर दे रहे हैं। अगर एक बच्चा साइंस ग्रुप में है, उसने 11th-12th पास किया, साइंस ग्रुप क्यों ले रहे हैं? तो क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा, तो बच्चे भागते हैं तो नहीं लेते हैं। तो मेहनत से ना भागें, थोड़ा सा मेहनत कर लें। साइंस ग्रुप अगर ले लिया और वो साइंस ग्रुप से 12th पास करता है, अगर उसको लगता है नहीं मुझे साइंस में नहीं रहना है, मुझे कॉमर्स में जाना है, बिल्कुल जा सकता है। अगर उसे लगता है मुझे साइंस में नहीं रहना है, मुझे आर्ट्स में जाना है, बिल्कुल जा सकता है। उसका स्कोप जो है लिमिटेड नहीं हुआ। वो 12th पास करने के, 10th का बच्चा बहुत छोटा होता है, अभी वो डिसाइड करने लायक नहीं होता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो जब वो 12th पास करके निकलेगा तो उसके पास ऑप्शंस खुले रहेंगे। वो चाहे तो साइंस ग्रुप में रहे, चाहे तो ना रहे, वो उसकी चॉइस होगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी ये पर्सनल राय है, मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप साइंस ग्रुप में रहें 11th-12th में, तो आपके पास ऑप्शंस खुले रहेंगे, आप अच्छा कर पाएंगे। 12th के बाद आप जो भी सोचें, जो चाहें वो कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बोल्टा क्लासेस के डायरेक्टर समीर सर थे और आज इनसे खास बातचीत इसीलिए किया गया कि आज पूरे देश भर में लगभग 23 लाख बच्चे जो हैं वो अपने आंखों में डॉक्टर का सपना लेकर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो बच्चे इसमें अगर सरकारी कॉलेज पा जाते हैं वो बेहतर है, और जो बच्चे अगर नहीं पाते हैं तो उनके लिए और भी सारे ब्रांच है, चाहे वो नर्सिंग कर सकते हैं, पैरामेडिकल में जा सकते हैं, BAMS कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट कॉलेज से वो MBBS कर सकते हैं। लेकिन हार नहीं माननी है। तमाम सारे किस्से भी सर सुनाए, अपने आंखों देखा किस्से उन बच्चों को जो खुद 12th फेल होकर आए थे और यहाँ से वो नीट का एग्ज़ाम देकर बोल्टा क्लासेस से और अभी MBBS कर रहे हैं। वो यहाँ खुद बोल्टा क्लासेस में तैयारी किए और आज MBBS कर रहे हैं। तो हमें हार नहीं मानना है और हमें लगातार कठिन परिश्रम करिए, संघर्ष करिए, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलती है। तो पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में रखते हुए जाइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा और जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देकर घर आए हैं वो वीडियो, उन लोगों को भी ये वीडियो भेजिएगा ताकि वो इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ और आगे की भी तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।